नमस्ते और स्वागत है आपका ट्रू क्राइम इंडिया में। आज हम एक ऐसी कहानी की पर्दे खोलेंगे जिसने अमेरिका के एक शांत शहर में दहशत भर दी। एक ऐसा शहर जहां लोग दरवाजे खुले छोड़कर सोते थे, जहां दोस्तों की महफिलें जमती थीं और जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करता था। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। 1 नवंबर की ठंडी बेरहम सुबह, मॉस्को इडाहो का किंग रोड, एक ऐसा घर जहां हंसी, सपने और दोस्तों की महफिल जमती थी। रात भर की पार्टी के बाद सुबह की पहली किरण उस घर पर पड़ी जिसने अपने भीतर एक ऐसी खौफनाक हकीकत छुपा रखी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिस घर में कल तक जिंदगी की धुन गूंजती थी, आज वहां सिर्फ खामोशी का शोर था। एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ मौतों के बाद आती है। दीवारों पर बिखरा खून और 4 मासूमों की लाशें। ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक ऐसी खौफनाक दास्तान का गवाह था जिसने एक पूरे शहर को सदमे में डुबो दिया। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि समाज का आईना है। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक बेहद शांत और खूबसूरत राज्य इडाहो से। इडाहो एक ऐसा इलाका है जहां दूर दूर तक सिर्फ पहाड़, झीलें और जंगल फैले हैं। यहाँ की आबादी कम है और जीवन बहुत साधारण। यह भारत के महानगरों से बहुत अलग है, जहां हर कोने में शोर और भीड़ होती है। यहाँ की हवा में एक शांति और सुकून है और लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। इस राज्य का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ का कॉलेज टाउन मॉस्को है। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इडाहो है, जहाँ अमेरिका भर से युवा अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। मॉस्को की जिंदगी बहुत आसान और सुरक्षित है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को हेलो कहकर अभिवादन करता है। यूनिवर्सिटी कैंपस में एक हेलो वॉक भी है, जहाँ बच्चे एक दूसरे से मुस्कुराकर मिलते हैं। इस शहर में 2015 के बाद से कोई हत्या नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ के लोग खुले दिल से रहते थे, बिना किसी डर के। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ सुरक्षा के नाम पर किसी ताले की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ किसी को किसी से कोई खतरा महसूस नहीं होता था। इस शांति और सुरक्षा के बीच छिपे खतरों की किसी को कोई खबर नहीं थी। यह कहानी मॉस्को की उस शांत दुनिया के अचानक से टूट जाने की है। इस कहानी के 4 मुख्य किरदार थे जो एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनके पास सुनहरा भविष्य था, लेकिन एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। कहानी केली गोंजाल्स और मैडिसन मैडी मोगन से शुरू होती है। दोनों बचपन की सहेलियां थीं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर पल को साथ जिया। वे एक ही शहर में पली बढ़ी, एक ही कॉलेज में पढ़ी और हमेशा एक दूसरे का सहारा बनी। मैडी मार्केटिंग की स्टूडेंट थी और एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करती थी। केली जनरल स्टडीज में थी और एक सेमेस्टर पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसने ग्रेजुएशन के बाद टेक्सास में एक आईटी फर्म में नौकरी भी पक्की कर ली थी। दोनों के सपने बहुत बड़े थे। उनकी जिंदगी उनके सामने खुली किताब की तरह थी। मर्डर की उस रात केली घर पर बस कुछ देर के लिए आई थी। उसने हाल ही में एक नई गाड़ी खरीदी थी और वो मैडी को दिखाने के लिए रुकी थी। दोनों ने साथ में सोने का फैसला किया, जैसा कि वो बचपन में किया करती थी। उनकी ये मासूम दोस्ती और उनकी जिंदगी का ये मासूम सा फैसला ही उनकी मौत का कारण बन गया। वे तीसरी मंजिल पर मैडी के कमरे में सोई थी। जाना और एथन चैपिन एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जाना ही मैडी की तरह मार्केटिंग की स्टूडेंट थी और उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। एथन उसका बॉयफ्रेंड था और उस रात वो उसी के कमरे में रुका हुआ था। एथन को अपने माता पिता और भाई बहनों से बहुत लगाव था। उस रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। यह एक साधारण कॉलेज लाइफ का हिस्सा था, जहां एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है। ये चारों एक दूसरे को जानते थे और अक्सर पार्टी करते थे। उनकी जिंदगी हंसी, दोस्ती और सपनों से भरी हुई थी। लेकिन एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। उनकी कहानियां अधूरी रह गई, उनके सपने अधूरे रह गए। इस घटना ने दिखाया कि कैसे एक साधारण सी रात भी एक भयानक त्रासदी बन सकती है और कैसे सबसे सुरक्षित जगह भी एक पल में खतरे की जगह बन सकती है। यह घटना 13 नवंबर 2022 की सुबह 4 बजे से 4:25 के बीच हुई। उस रात केली और मैडी डाउनटाउन के कॉर्नर क्लब में थे,
जहां से वे एक फूड ट्रक पर गए और देर रात 2 बजे के करीब घर लौटे। दूसरी तरफ एक्सेने और एथन भी एक पार्टी से वापस आ गए थे। चारों छात्र उस घर में मौजूद थे और 2 और रूममेट्स भी थे जो उस रात बच गए। रात के 4 बज रहे थे। सब सो रहे थे या सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक एक्सेने के फोन पर एक DoorDash ऑर्डर आता है। इसका मतलब था कि एक्सेने उस समय जगी हुई थी। 4:12 पर वो अपने फोन पर टिकटॉक चला रही थी। यह वो पल था जब सब कुछ सामान्य था। अगली कुछ ही मिनटों में एक अनजान शख्स घर में दाखिल हुआ। दूसरी मंजिल पर सो रही एक रूममेट डिलन मोर्टेंसन की आंख खुली। उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी जो उसे लगा कि केली और उसके कुत्ते की आवाज है, लेकिन फिर उसे एक्सेने के कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी और उसने एक अनजान पुरुष की आवाज भी सुनी जो कह रहा था, सब ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डिलन ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और उसकी आंखें एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो काले कपड़े पहने था। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसकी भौहें बहुत घनी थी। ये शख्स तेजी से घर से बाहर निकल गया। डिलन ने डरकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से लॉक कर लिया। अगले कई घंटों तक वो वही रही, अंदर के डर और बाहर की खामोशी के बीच। सुबह 11:58 बजे जब डिलन के दोस्त घर आए तब 911 पर कॉल किया गया। कॉल पर एक बेहोश व्यक्ति के लिए मदद मांगी जा रही थी, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो उन्हें वहां 4 छात्रों के शरीर मिले जिन्हें बेरहमी से चाकुओं से मारा गया था। पुलिस को ये देखकर बहुत धक्का लगा कि जिस घर में कुछ घंटे पहले 4 जिंदगियां थीं, अब वहां सिर्फ खामोश लाशें थीं। यह मामला महीनों तक एक पहेली बना रहा। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, कोई संदिग्ध नहीं था। इंटरनेट पर तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं, लोगों के मन में डर था। पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का कोई आधार नहीं है और वे सिर्फ जांच को बाधित कर रही हैं। फिर अचानक पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। इस मामले में एक 28 साल के PhD छात्र को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम ब्रायन क्रिस्टोफर कोहबर्गर था और वो मॉस्को से महज 8 मील दूर वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी अपराध विज्ञान का छात्र था। यह एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ था। एक ऐसा व्यक्ति जो अपराध की मानसिकता का अध्ययन कर रहा था, वो खुद एक निर्दयी कातिल निकला। ब्रायन कोहबर्गर के बारे में पता लगाने पर 2 अलग-अलग कहानियां सामने आईं। एक तरफ उसके प्रोफेसर्स और सहकर्मी उसे एक जुनूनी और बुद्धिमान छात्र मानते थे। एक बार उसने एक सहकर्मी की जान भी बचाई थी। दूसरी तरफ उसके कुछ पुराने दोस्त और सहकर्मी उसे अजीब, डरावना और अक्सर आक्रामक बताते थे। वो अपने सहकर्मियों के साथ झगड़ता था और उसे अपनी टीचिंग जॉब भी गंवानी पड़ी थी। एक क्राइम रिपोर्टर ने तो यहाँ तक दावा किया कि कोहबर्गर ने यह एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने के लिए किया था, जिसे वो अपने प्रोफेसर को दिखाना चाहता था। हालांकि इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई अपनी चोरी को साबित करने के लिए इतना बड़ा क्राइम कर सकता है। इस मामले का सबसे डरावना पहलू यह था कि पुलिस को आज तक हत्या का कोई मकसद नहीं मिल पाया है। कोहबर्गर और पीड़ितों के बीच कोई संबंध नहीं मिला, ना दुश्मनी, ना प्यार, ना बदला, ना ही कोई आर्थिक कारण। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मिलना अभी बाकी था। आखिर क्यों एक इंसान इतना बेदर्द हो सकता है? यह एक ऐसा मामला था जहां पुलिस के पास कोई सीधा सुराग नहीं था, लेकिन मॉडर्न साइंस ने इस पहेली को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। इस मामले में पुलिस ने धीरे धीरे एक करके सुराग इकट्ठा किए। जांच में पहला बड़ा सुराग एक सफेद रंग की हुंडई एलेंट्रा गाड़ी थी। पुलिस ने आसपास के सर्वेलेंस फुटेज को खंगाला और एक गाड़ी को क्राइम सीन के पास कई बार आते जाते देखा। यह गाड़ी क्राइम की रात 3:29 से 4:04 तक उस इलाके में कई बार दिखाई दी और फिर 4:20 पर तेजी से वहां से निकल गई। पुलिस ने तुरंत इस गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। कुछ हफ्तों बाद 15 दिसंबर को ब्रायन कोहबर्गर और उसके पिता को इंडियाना में एक रोड ट्रिप के दौरान 2 बार ट्रैफिक उल्लंघन के लिए रोका गया। पुलिस के बॉडी कैमरा में उनकी सफेद हुंडई एलेंट्रा गाड़ी कैद हो गई और यह एक बड़ा ब्रेक थ्रू था।
पुलिस ने कोहबरगर के सेल फोन रिकॉर्ड्स खंगाले और पाया कि अपराध की रात उसका फोन बंद था, जो यह दिखाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि उसकी लोकेशन का पता न चले। लेकिन 4:48 बजे उसका फोन फिर से ऑन हुआ और उसकी लोकेशन मॉस्को के दक्षिण में थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके फोन की लोकेशन 13 नवंबर से पहले 12 बार उस घर के पास पाई गई थी। यह साबित करता था कि कोहबरगर ने इस क्राइम की पूरी प्लानिंग की थी और उसने जगह को कई बार देखा था। एक छोटा सा सुराग, एक बड़ा खुलासा। जांच का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक हिस्सा डीएनए सबूत था। क्राइम सीन पर पुलिस को एक काबार चाकू की म्यान मिली। यह वही जगह थी जहां मैडी और केली के शरीर थे। इस म्यान पर एक सिंगल पुरुष का डीएनए मिला, जो न तो किसी पीड़ित का था और न ही किसी रूममेट का। यह डीएनए सरकार के सरकारी डेटाबेस कोडिस में नहीं था, क्योंकि ब्रायन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन पुलिस ने एक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया, जेनेटिक जीनियोलॉजी। इस तकनीक में डीएनए को एक सार्वजनिक डेटाबेस में डालकर उसके परिवार के लोगों को ढूंढा जाता है। 15 वैज्ञानिकों ने पाया कि यह डीएनए एक ऐसे परिवार से था जिसमें इतालवी पूर्वज भी शामिल थे। इस जानकारी के आधार पर जासूसों ने एक फैमिली ट्री लाइक बनाया और धीरे धीरे कोहबरगर तक पहुंच गए। यह डीएनए इतना साफ और प्रचुर मात्रा में था कि इसे ट्रेस डीएनए कहना गलत होगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह कैटास्ट्रोफिक विनाशकारी था, जिसने जांच को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। इस डीएनए के मिलने के बाद पुलिस ने अमेज़न से कोहबरगर की खरीद की जानकारी मांगी, जिसने पता चला कि उसने कुछ महीने पहले ही एक काबार चाकू और म्यान खरीदी थी। यह अंतिम सबूत था जिसने उसे सीधे तौर पर इस हत्या से जोड़ दिया। 30 दिसंबर 2022 की सुबह ब्रायन कोहबरगर को उसके माता पिता के घर पेंसिल्वेनिया में एक नाटकीय छापे के बाद गिरफ्तार किया गया। उस पर 4 हत्याओं और एक डकैती का आरोप लगाया गया। सभी को उम्मीद थी कि यह मामला लंबा चलेगा और एक नाटकीय सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनवाई से कुछ दिन पहले ब्रायन कोहबरगर ने एक प्ली समझौता किया। उसने मौत की सजा से बचने के लिए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। यह फैसला पीड़ितों के परिवारों के लिए एक बड़ा झटका था। कुछ परिवार जैसे मैडी के पिता इस फैसले से राहत महसूस कर रहे थे कि इससे उन्हें शांति मिलेगी, लेकिन केली के परिवार ने इस समझौते की कड़ी आलोचना की। उनका मानना था कि कोहबरगर को मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। फैसले की सुबह कोहबरगर को एक नारंगी रंग की जेल यूनिफॉर्म में अदालत में लाया गया। पीड़ितों के परिवार के लोग एक एक करके उसके सामने आए और अपने दिल का दर्द बयान किया। उन्होंने अपनी बेटियों और बेटों के अधूरे सपनों, उनके चेहरे पर मुस्कान और उनके जाने के बाद खाली हुए जीवन के बारे में बताया। यह एक बेहद भावुक और दुखद पल था। केली के पिता स्टीव गोनकाफ ने सीधे कोहबरगर से बात करते हुए कहा कि उसके अपराध ने उनके परिवार को तबाह कर दिया है। एक्सेने की एक बहन ने उसे एक सोशियोपैथ, समाज विरोधी कहा, जबकि एक्सेने के पिता ने उसे माफ कर दिया। लेकिन एक्सेने के सौतेले पिता रैंडी डेविस ने तालियों की गूंज के बीच उससे कहा, वो तुझे। जज ने जब ब्रायन कोहबरगर से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहता है, तो उसने सिर्फ 3 शब्द कहे, मैं सम्मानपूर्वक मना करता हूँ, आई रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन। उसके इस बर्ताव को देखकर परिवार के लोगों ने फुसफुसाते हुए उसे कायर कहा। जज ने ब्रायन कोहबरगर को 4 लगातार उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें पैरोल की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा उसे डकैती के लिए 10 साल की सजा भी दी गई। अदालत ने उसे एक फेसलेस कवर्ड, मुखौटाधारी कायर कहा, जिसने अपने अपराधों का कोई मकसद नहीं बताया। संदेश और अंतिम विचार, यह कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जिसका कोई हल नहीं मिला। ब्रायन कोहबरगर को सजा तो मिली, लेकिन वो क्यों का जवाब आज भी अनसुलझा है। क्या उसने यह सब सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया, या इसके पीछे कोई और गहरी और डरावनी वजह छिपी थी? यह घटना हमें याद दिलाती है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनकी हैवानियत के पीछे कोई मकसद नहीं होता। यह एक शांत शहर की खामोशी को चीरने वाली उस चीख की कहानी है जो हमें बताती है कि बुराई कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आ सकती है।
और यह भी कि आज के समय में कानून की आंखें और भी तेज हो गई हैं। डीएनए और डेटा के इस युग में कोई भी अपराधी हमेशा के लिए छिप नहीं सकता। इस कहानी से हमें एक और बात सीखने को मिलती है। अपने सपनों को पूरा करने की ललक में हम कई बार रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। पीड़ितों के परिवार वालों ने कहा कि इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि हमें अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि समाज का आईना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ट्रू क्राइम इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद एंड जय हिंद, जय भारत।